हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ईरान की पार्टी के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में आइए देखते हैं। दोस्तों ये बात है सन 1971 की कि जब हमारी दुनिया के सबसे मशहूर मुस्लिम देशों में से एक देश मतलब कि ईरान की हुकूमत की तरफ से एक पार्टी करवाई गई। ये पार्टी इतनी ज़्यादा महंगी थी, मतलब इस पार्टी पर हुकूमत की तरफ से इतना ज़्यादा खर्चा करवाया गया था कि इस पार्टी को हमारी पूरी ही दुनिया के इतिहास की अभी तक की सबसे महंगी पार्टी के तौर पर याद किया जाता है। 8 टन के करीब राशन, 2700 किलो के करीब गोश्त, जबकि 2500 बोतल शैंपेन की, इसके अलावा 1000 बोतल बरगेंडी की, पेरिस के सबसे महंगे होटल के सबसे बेहतरीन खानसामा, स्विट्जरलैंड के वेटर, जबकि लंदन से स्पेशली मंगाई गई 10,000 के करीब ऐसी प्लेट्स कि जिन पर सोने के पानी से नक्काशी की गई थी। ये तो दरअसल सिर्फ बयाना था उस पार्टी का कि जो 1971 में ईरान के अंदर दी गई थी। ये पार्टी लगातार 3 दिन तक चली थी और इसी पार्टी के बारे में फिर लाइफ मैगजीन ने लिखा था कि इस सदी की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी। इस पार्टी के अंदर लगभग हमारी दुनिया के 65 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की थी। 3 दिन तक लगातार चलने वाली इस पार्टी में 600 के करीब लोग शामिल हुए थे, जबकि खर्चा आया था $100 मिलियन के करीब, जो आज के दौर में कीमत बनती है 5,000 करोड़ रुपए के करीब। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मगर परेशानी की बात ये थी कि सिर्फ खर्चा ही ज़्यादा आया होता तो बात ख़त्म हो जाती, बल्कि ये पार्टी ईरानी हुकूमत के लिए दूसरी तरह से भी बहुत ज़्यादा महंगी साबित हुई। ये पार्टी तो इतनी ज़्यादा महंगी साबित हुई कि इसी पार्टी की वजह से बाद में न सिर्फ ये हुकूमत ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, बल्कि ईरान नाम के इस देश का इतिहास और इस देश की किस्मत भी पूरी तरह से बदल गई थी। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये पार्टी हुई क्यों थी, ये पार्टी किसने दी थी और किस तरह से इस पार्टी ने ईरान की किस्मत को बदल डाला था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये बात जानते चलिए कि ये उस दौर की बात हो रही है कि जब ना तो ईरान का सिस्टम आज के दौर के ईरान की तरह हुआ करता था और न ही ईरान पर उस हुकूमत का राज था कि जिस हुकूमत का आज के दौर के ईरान पर राज है। क्योंकि जहां एक तरफ आज के दौर में न सिर्फ ईरान की आबादी ही मुसलमान है, बल्कि ईरान के जो कायदे कानून है यानी कि जो उनका सिस्टम है वो भी इस्लामिक है और शिया इस्लाम के हिसाब से ही चलाया जाता है। मगर उस दौर में आज ही की तरह ईरान की आबादी तो मुसलमान थी, मगर वहाँ के जो कायदे कानून थे यानी जो वहाँ का सिस्टम था वो पूरी तरीके से सेकुलर था। वहाँ पर जिस हुकूमत का राज था वो भी अपने आप को एक सेकुलर हुकूमत के तौर पर ही पेश किया करती थी। गद्दी पर बैठने वाले इंसान का नाम था मोहम्मद रजा पहलवी। अपनी शान शौकत का इतना ज्यादा ख्याल था कि अपने आप को शाहों का शाह कहलवाया करते थे। अमेरिका के बहुत पक्के दोस्त थे, इसीलिए हमेशा अमेरिका की तरफ झुकाव रहता था। सेक्युलर होने के साथ साथ एक लिबरल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे, इतने ज्यादा लिबरल कि ईरान जैसे देश में भी हिजाब के खुले विरोधी थे। दोस्तों, उस दौर का ईरान भी बहुत सारी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना कर रहा था। एक तरफ तो ईरान के अंदर तेल के बड़े बड़े भंडार मौजूद थे, मगर उसके बावजूद भी ज्यादातर जो आम पब्लिक थी वो गरीबी से जूझ रही थी। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स जैसी जगहों पर बेसिक फैसिलिटीज की भी काफी कमी थी। लोग काफी परेशान रहा करते थे। मगर ऐसे माहौल में भी अचानक से 1970 में शाहों के शाह यानी कि मोहम्मद रजा पहलवी को अपने देश में एक बड़ा जलसा कराने की सूझी। जलसा तो वैसे 1971 में ही होना था, मगर जिस लेवल का जलसा शाहों के शाह करवाना चाहते थे, मतलब जितना बड़ा जलसा करवाना चाहते थे, उसकी तैयारी में कम से कम 1 साल का वक्त तो जरूर लगना था। ये जलसा इसलिए करवाया जा रहा था क्योंकि 1971 में पर्शियन एम्पायर के 2500 साल कंप्लीट हो रहे थे। मतलब ये पर्शियन एम्पायर की 2500वीं सालगिरह थी। इसीलिए शाह पहलवी ने ये फैसला किया कि हम इतना बड़ा जलसा करेंगे, मतलब इतनी बड़ी पार्टी करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। शुरू में तो उनके मंत्रियों की तरफ से उनको ये एडवाइस दी गई कि ये बड़ा और भारी जलसा हमको तेहरान सिटी में ही करवाना चाहिए, मगर बाद में शाह पहलवी ने इस एडवाइस को भी रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि जलसा तो रेगिस्तान में खास उसी जगह पर ही होगा कि जहां पर पर्शियन एम्पायर के पहले और सबसे मशहूर बादशाह यानी कि साइरस दी ग्रेट का मकबरा मौजूद है। फिलहाल बादशाह सलामत का हुक्म था तो तामील तो होना ही थी, इसीलिए उस रेगिस्तानी इलाके में उस बड़े जलसे की तैयारियां शुरू कर दी गईं। आबादी से काफी दूर मौजूद इस रेगिस्तानी इलाके में सबसे पहले तो सफाई शुरू की गई और लगभग 30 किलोमीटर के एक बड़े इलाके को सांप, बिच्छुओं और इस तरह के दूसरे कीड़े मकोड़ों से खाली कराया गया। वहाँ का माहौल अच्छा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए गए और फिर उसके बाद वहाँ पर एक रनवे भी बनाया गया।
साथ ही साथ 600 किलोमीटर लंबा एक ऐसा रोड भी बनाया गया कि जो उस इलाके को सीधा ईरान की राजधानी से कनेक्ट करता था। उसके बाद वहाँ पर शामियाने लगाए गए, मगर याद रहे कि ये शामियाने कोई आम टेंट वगैरह की तरह नहीं थे, बल्कि इनको तो सिर्फ सजाने में ही इतना ज्यादा रेशम लगाया गया था कि अगर उस सारे रेशम को जमीन पर बिछा दिया जाए तो वो लगभग 37 किलोमीटर के इलाके पर फैल जाएगा। हर शामियाने के अंदर न सिर्फ 2 बेडरूम थे बल्कि 2 बाथरूम भी थे और साथ ही साथ एक सलून भी मौजूद हुआ करता था। सारे शामियानों के बीच में एक बड़ा सा फव्वारा मौजूद था और सिक्योरिटी का सिस्टम तो काफी टाइट कर ही दिया गया था। इसके अलावा आसपास में 10,000 के करीब पेड़ मौजूद थे और उन पर चहचहाने के लिए लगभग 50,000 के करीब गौरैयों को स्पेशली यूरोप से मंगवाया गया था। अब अगर बात कर लें किचन के अंदर की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि खाना बनाने के लिए तो मोहम्मद रजा पहलवी ने पेरिस के सबसे महंगे होटल के सबसे बेहतरीन शेफ मंगाए थे। इसके अलावा 200 के करीब स्विट्जरलैंड से वेटर्स मंगाए गए थे। साथ ही साथ ईरान आर्मी की मदद लेते हुए एयरलिफ्ट करके पेरिस से कुछ ऐसे स्पेशल बर्तन मंगवाए गए थे कि जिनका खुद का वजन 150 टन के करीब बताया गया था। उस दौर में सारे ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को इस पार्टी का न्योता दिया गया था। ब्रिटेन की तरफ से क्वीन एलिजाबेथ की जगह प्रिंस फिलिप इस पार्टी में पधारे थे, तो वहीं अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति ने इस पार्टी में शिरकत की थी। इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति वी गिरी भी इस पार्टी में शिरकत करने के लिए गए थे। जबकि बात कर लें मुख्य अतिथि यानी कि मेन गेस्ट के तौर पर इस पार्टी में इथियोपिया के उस दौर के राजा हैली सेलासी को बुलाया गया था। इथियोपिया के राजा जब ईरान की इस पार्टी में पहुंचे थे तो वैसे तो उनके साथ 6 और भी लोग मौजूद थे, मगर फिर भी सारे ही लोगों की नजर इन सभी को छोड़कर उनके उस कुत्ते पर टिक रही थी कि जिसने एक पट्टा पहना हुआ था। वजह साफ थी क्योंकि उस कुत्ते का जो पट्टा था वो दरअसल हीरो से जड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, इस पार्टी से रिलेटेड बाद में एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला खुलासा भी हुआ था। दरअसल मामला ये हुआ था कि उस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति ने अचानक से बिल्कुल आखिरी वक्त में इस पार्टी में आने से मना कर दिया था। तो बाद में कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पार्टी में आने से आखिरी वक्त में इसलिए मना किया था क्योंकि वो चाहते थे कि उनको बैठने के लिए वो सीट दी जाए कि जो मोहम्मद रजा पहलवी की बेगम के बिल्कुल बराबर में मौजूद है। मगर मैनेजमेंट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सीट ऑलरेडी जो इस पार्टी के मुख्य अतिथि थे, मतलब कि इथियोपिया के बादशाह, उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। और इसीलिए शायद गुस्से में फ्रांस के राष्ट्रपति ने आखिरी वक्त में इस पार्टी में आने से मना कर दिया था। दोस्तों, इस पार्टी की जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने बाद में अपने एक आर्टिकल में बताया था कि इस पार्टी के जो मुख्य अतिथि थे उनके सामने जो टेबल रखा गया था उस पर एक मेजपोश बिछाया गया था। ये दरअसल एक ऐसा मेजपोश था कि जिसकी कड़ाई में 25 के करीब औरतों ने काम किया था और इनको ये काम कंप्लीट करने में लगभग 6 महीने का वक्त लगा था। फिलहाल अब अगर बात करें पार्टी की कि भाई पार्टी कैसी रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि उस दौर में दुनिया का शायद ही कोई ऐसा छोटा और बड़ा अखबार बचा होगा कि जिसमें इस पार्टी की खूब चर्चाएं नहीं हो रही थी। पूरी दुनिया में इसको सबसे महंगी पार्टी का नाम दिया गया। टाइम मैगजीन ने तो यहाँ तक लिखा कि ये पूरी दुनिया के इतिहास की अभी तक की सबसे आलीशान पार्टी है। इवन गिनीज बुक में भी इस पार्टी को जगह दी गई। ये पार्टी लगातार 3 दिन तक चली थी और काफी हद तक कामयाब भी साबित हुई थी। मगर वो एक चीज कि जिसने इस पार्टी में बड़ी मुसीबत पैदा की थी वो कुछ और नहीं बल्कि इस इलाके का यानी कि रेगिस्तान का मौसम था। क्योंकि दिन में यहाँ का टेम्परेचर जहाँ एक तरफ 40 से भी ऊपर चला जाता था, तो वही टेम्परेचर रात के अंधेरे में 0 से भी नीचे आ जाता था। वैसे तो शाह के जो स्पेशल मेहमान थे उनके ऊपर इस टेम्परेचर का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि दिन में तो सब एयर कंडीशनर था, जबकि रात होते ही उनको मोटे मोटे मखमली कंबल दे दिए जाते थे। मगर ये जो मौसम था ये खलनायक और खतरनाक साबित हुआ उन हजारों गौरैया के लिए, मतलब उन हजारों चिड़ियों के लिए कि जिनको स्पेशली चहचहाने के लिए यूरोप से इस इलाके में लाकर बसाया गया था। क्योंकि जब ये 3 दिन की पार्टी खत्म हुई तो उन हजारों गौरैयों में से एक भी गौरैया जिंदा न बच सकी थी। पार्टी के आखिरी लम्हे में काफी आतिशबाजी की गई और उसके बाद सारे मेहमान एक जगह पर इकट्ठे हुए, एक तस्वीर ली गई और उसके बाद सारे ही मेहमान अपने अपने देशों की तरफ रुखसत हो गए। पार्टी खत्म होने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी भी काफी खुश थे। खुश होते भी क्यों ना, क्योंकि उनकी पार्टी कामयाब हो चुकी थी और वो रुतबा और शान शौकत के जिसको वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे, इस पार्टी की मदद से वो शान शौकत पूरी दुनिया
دیکھ بھی چکی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ محمد رضا پہلوی کے لیے ایک خوشی کی بات یہ بھی تھی کہ ان کو اپنی اس پارٹی کی مدد سے اپنے تیل کے کچھ اور نئے خریدار مل چکے تھے۔ مگر دوستو پھر دھیرے دھیرے وقت گزرا اور شاہ پہلوی کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے یہ جو پارٹی کی ہے یہ ان کو $100 ملین سے بھی کہیں زیادہ مہنگی پڑ گئی ہے، کیونکہ اس پارٹی کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے ان کے خلاف پورے ہی دیش میں ماحول بننے لگا تھا۔ ایون ان کی خود کی بیوی نے بھی بعد میں یہ قبول کیا تھا کہ اس پارٹی کی تیاریوں کے دوران ان کو جو سب سے مشکل چیز لگی تھی وہ دراصل پریس سے ہی نپٹنا تھا، کیونکہ آئے دن میڈیا میں اس طرح کی چیزیں چھپتی رہتی تھیں کہ پورا دیش بھوک سے اور غریبی سے مر رہا ہے مگر شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت اڑا رہے ہیں۔ روح اللہ خمینی کے جو اس دور میں رضا پہلوی کے سب سے بڑے آلوچک ہوا کرتے تھے اور آلوچک ہونے کی وجہ سے ہی ان کو ایران سے باہر رہنا پڑ رہا تھا، انہوں نے بھی اس پارٹی کو لے کر وقت کے ساتھ ساتھ رضا پہلوی پر جم کر حملہ بولا۔ دھیرے دھیرے اس پارٹی کے خرچے اور اس پارٹی میں ہونے والے سبھی کارناموں کی خبر اب ایران کے ہر عام اور خاص انسان تک پہنچ چکی تھی۔ جیسے جیسے یہ خبر پھیلتی جا رہی تھی ویسے ویسے اب شاہ پہلوی کے خلاف ماحول اور بھی زیادہ خراب ہوتا جا رہا تھا۔ امریکہ اور یورپ کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ ہونے کی وجہ سے ایران کی عام پبلک کے جو پہلے ہی شاہ سے ناراض رہا کرتی تھی وہ اب اور بھی زیادہ غصے سے لال ہو چکی تھی۔ پردرشن شروع ہو چکے تھے، لوگوں نے جگہ جگہ پر چکا جام کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ شاہ کی پولیس نے لوگوں کو جیل میں ڈالنا تو شروع کیا مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اب یہ کوئی عام پردرشن یعنی کہ پروٹیسٹ نہیں رہ گئے تھے بلکہ یہ تو ایک کرانتی بن چکی تھی۔ ایران کے لگ بھگ ہر علاقے سے بھاری سنکھیا میں اب عورتیں کالے برقعے پہن کر سڑکوں پر نکلنا شروع ہو چکی تھیں۔ دراصل اس دور میں ایران کے اندر یہ کالا برقع شاہ پہلوی کے خلاف آندولن کی پہچان بن گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ویسے تو شاہ پہلوی نے اپنے دور میں کبھی بھی اس کو آفیشیلی بین نہیں کیا تھا مگر ہاں پھر بھی عورتیں اس کو کبھی پہن نہیں پاتی تھیں۔ کوئی اگر پہنتی بھی تھی تو اس کو سڑکوں پر یا پھر دوسری آفیشیل جگہ پر بھید بھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اسی لیے اب وہاں کی عورتوں نے اس کالے پردے کو ہی شاہ پہلوی کے خلاف آندولن کا سمبل بنا دیا تھا۔ 1979 آتے آتے ایران کے حالات اتنے زیادہ بے قابو ہو چکے تھے کہ اب شاہ پہلوی کو مجبوری میں ایران چھوڑ کر اپنے دیش سے باہر بھاگنا پڑا، اور اس طرح سے اس وقت نہ صرف شاہ پہلوی کی ہی گدی چلی گئی بلکہ ان کی حکومت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ ایران میں واپسی ہوئی روح اللہ خمینی کی، ایران میں ایک نئی حکومت اور ایک نیا سسٹم اسٹیبلش ہوا اور پھر وجود میں آیا وہ ایران دیش کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ دوستو ایران میں ہونے والی کرانتی کے پیچھے ویسے تو اتہاسکار بہت ساری وجہ بتاتے ہیں مگر ہاں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان بہت ساری وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ 1971 میں ہونے والی یہ پارٹی بھی تھی۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ اسی لیے کہتے ہیں فضول خرچہ نہیں کرنا چاہیے۔ فضول خرچہ کرنے والے شیطان کے حکمران ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے اس کی حکومت چلے گئی، ایک نیا ایران بنا۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں کے حکمران اسلامی طریقے سے چلتے ہوں گے اور جس طرح سے اسرائیل پہ حملہ ہو رہا ہے اس کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے۔